नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टैली का एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली क्या होता है, टैली की एंट्री कैसे करते हैं और टैली में वो टैक्स की एंट्री कैसे करते हैं, टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, वैट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। उस चीज़ की जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी और वाउचर एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं उसकी जानकारी भी देने वाला हूँ। तो आपको अगर टैली सीखना है यानी आपको टैली अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप 100% टैली सीख जाएंगे और टैली में आपको वर्क आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टैली क्यों। ठीक है, तो टैली भारत में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पर्यायवाची बन गया है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर देश के लगभग हर एक व्यापार में व्यक्त होता है। टैली सभी खाता बही वाउचर प्रविष्ट करता है और चालान आदि तैयार करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टैली को जुलाई 2017 में भारत सरकार ने क्या किया था, लेके आई है। ठीक है, टैली लाने का मकसद ये था कि दोस्तों की एक देश और एक टैक्स, यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से या किसी भी राज्य में आप अगर रहते हैं तो कोई भी सामान हो अगर वो, तो उस पर जो रेट आपको, जैसे दिल्ली में आपको जो रेट में सामान मिल रहा है वो आपको दूसरे राज्यों में भी वही रेट में ही सामान मिलेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो टैली का मकसद यही था भारत सरकार का कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं टैली का प्रयोग। टैली का प्रयोग निम्नलिखित लोगों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। जैसे कि मालिक होता है, यानी कि चाहे कंपनी का मालिक हो, चाहे दुकान का मालिक हो, या किसी भी शॉप या रेसिडेंसी का मालिक हो, चाहे होटल का मालिक हो, वो यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैंक में भी यूज़ होता है टैली का। टैली में बैंक भी यानी कि क्या होता है कि पैसा कितना आया, किसने कितना जमा किया, पैसा कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, इस टाइप की जो भी जानकारी बैंक से भी होता है। उसके बाद होता है ऋणदाता। ऋणदाता क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे कि जैसे एक मुनीम रखते थे। जैसे आप देखते होंगे मूवीज़ में या कहीं भी सुनते होंगे कि बड़े बड़े लोग क्या करते थे, एक मुनीम रखते थे जो क्या करते थे फाइनेंशियल उनके पैसे का जो देखभाल है, देख है वो करते थे। तो उन्हीं को आजकल क्या हो गया, टैली में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उनको मुनीम रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ग्राहक भी इसका यूज़ कर सकता है बहुत ही आसानी से। जैसे कि कोई कस्टमर है, उसके पास अगर कोई सामान मंथली कितना आता है, कितना जाता है, इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को भी ग्राहक भी यूज़ करता है। और उसके बाद है आपूर्तिकर्ता भी और कर्मचारी भी, कोई भी, मतलब टैली का यूज़ कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये सभी के लिए विशेष रूप से किया जा सकता है। अब देखते हैं टैली क्या है। टैली ERP9 को टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, टैली जो हम ERP9 में वर्क करते हैं अभी जो चल रहा है करेंट वर्क है टैली ERP9 में, और 6.6 में वर्क चल रहा है। तो टैली ERP9 को टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, यह भारत में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त वित्तीय सॉफ्टवेयर है। यह वर्तमान में ब्रिटेन, बांग्लादेश और मध्य पूर्व सहित 100 से अधिक देशों में बेचा जाता है। टैली के सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तव्यों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कई उद्योगों में कराधान टैक्सेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर खुदरा कारोबार के लिए विशेष उपयोगी है। उन्नत क्षमताओं के कारण इसकी उपयोगिता इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेज में भी किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि टैली ERP9 को किसने बनाया था, टैली ERP9 को सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। और ये कंपनी कहाँ की है, बेंगलोर की है। ठीक है, और यह वर्तमान में ब्रिटेन, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से 100 से अधिक देशों में टैली को क्या किया जाता है, टैली यूज़ किया जाता है वहाँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रौद्योगिकी। टैली सॉफ्टवेयर एक SDK आवरण के साथ एक कोर मालिकाना इंजन, ठीक है, कोर प्रॉपर्टी इंजन के साथ विकसित किया जाता है। टैली की सहभागिता और पात्रता
प्रपत्र और रिपोर्ट्स की अधिकांश टैली भाषा TDL का उपयोग किया जाता है। अब TDL क्या होता है? TDL भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो टैली में बहुत ही टैली को मतलब एकदम ईजी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, TDL के बारे में भी। अब चलते हैं, विकसित कर रहे टैली अनुप्रयोगों का अनुकूल TDL SDK का उपयोग किया जा सकता है, जैसे टैली ERP 9, टैली डेवलपर 9, सॉपर 9, टैली सर्वर 9। तो मतलब TDL में इसका उपयोग इसमें किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको जो यूज़ है आपके लिए मैं उसको बताने वाला हूँ। अब चलते हैं हम यहाँ पर लेखा के स्वर्ण नियम यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी इन हिंदी। ठीक है, अभी आपको हिंदी में बताने वाला। हर लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली बही खाता कहा जाता है। यानी कि जैसे क्या होता है दोस्तों, दोहरी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी व्यक्ति से कुछ भी सामान ले रहे हैं तो उसमें दो व्यक्तियों का ही ट्रांजैक्शन होगा, एक तो देने वाले का और दूसरा लेने वाले का। तीसरे व्यक्ति का उसमें कोई काम नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली बही खाता। ठीक है, अब लेखा के स्वर्ण नियम यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है? जैसे देखिए 3 टाइप के होते हैं गोल्डन रूल्स। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में भी 2 होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। पर्सनल डेबिट क्या होता है? प्राप्तकर्ता पाने वाले को, यानी कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है? प्राप्तकर्ता पाने वाले को, जिसको हम डेबिट द रिसीवर बोलते हैं, यानी कि जो रिसीव करता है। अगर पर्सनल अकाउंट, पहले तो हम क्या करते हैं कि उस अकाउंट को देखते हैं कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अगर पर्सनल है तो डेबिट में क्या होगा, जो पाने वाला है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट है मतलब जो देने वाले को, ठीक है, उसको क्रेडिट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्रेडिट दाता देने वाले को, यानी कि क्रेडिट द गिवर, गिवर यानी देने वाला। उसी तरीके से रियल अकाउंट में होता है डेबिट जो आता है मतलब जिसके पास जो सामान आएगा, चाहे पैसा हो चाहे सामान हो, वो क्या होगा? डेबिट होगा। और डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। उसी तरीके से क्रेडिट जो जाता है, यानी कि जो उसके पास जो जाता है उसको क्रेडिट कहा जाता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट खर्च हानि, यानी कि नॉमिनल अकाउंट भी 2 तरह के होता है, डेबिट और क्रेडिट। जिसमें खर्च और हानि होता है उसको डेबिट बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसमें इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, ठीक है, और लॉसेस यानी हानि, किसी प्रकार का खर्च और हानि हो तो वो डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? मुनाफा लाभ, यानी कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि हर प्रकार का मुनाफा और इनकम लाभ वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास होता है 1 अप्रैल, शिवम 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शिवम जो है क्या है? 2 अकाउंट बना, एक यहाँ पर शिवम का नाम नहीं आएगा, यहाँ पास हो जाएगा क्रेडिट व्यापार प्रारंभ करना। व्यापार प्रारंभ करने को हम बोलते हैं यहाँ पास कैपिटल अकाउंट। ये जो होता है व्यापार प्रारंभ करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और शिवम 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करना, यानी पैसा लगा रहे हो, तो दूसरा होगा कैश अकाउंट। तो एक हो गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। ठीक है, अब कैश और कैपिटल, तो आपको यह पहचानना है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो जो कैश है कैपिटल है वो पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ करना, व्यापार को प्रारंभ करना, तो अब यहाँ पर से डेबिट और क्रेडिट कैसे निकालेंगे? जैसे कि होता है व्यापार प्रारंभ करने की, तो डेबिट हो जाता है प्राप्तकर्ता यानी पाने वाले का नाम। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में चल के, जैसे प्राप्तकर्ता पाने वाले को, तो प्राप्तकर्ता क्या प्राप्त कर रहा है? कैश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट कैश हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, उसी तरीके से एक और लेते हैं, 10,000 रुपये बैंक में जमा किया। अब यहाँ पास होता है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, 2 अकाउंट बनेगा। 10,000 रुपये बैंक में जमा किया तो बैंक हो जाएगा बैंक अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है,
अब बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट क्या होता है? जैसे कि बैंक होता है बैंक होता है पर्सनल अकाउंट और कैश होता है रियल अकाउंट। अब पैसा कहाँ जमा होता है? बैंक में जमा होता है ना। तो पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा? तो डेबिट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट और कैश हो जाएगा क्रेडिट अकाउंट, क्योंकि पैसा कहाँ जमा होता है? बैंक में जमा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला को निकालते हैं। यहाँ पर से कुछ दिया भी है, जैसे इस प्रश्न को हम बनाने के बाद हमने निर्धारित करना होगा कि इन सारे लेन देन किन किन खातों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल शिवम 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करता है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। कैपिटल अकाउंट मालिक का अकाउंट होता है। कैश और रियल के अंतर्गत आता है। मतलब जो है कैपिटल इसमें बताया था है पहला वाला कि ये क्या होता है? मालिक अकाउंट होता है, तो किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का अकाउंट पर्सनल होता है। उसके बाद कैश और कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। जैसे मैंने बताया रियल कैश अकाउंट और भी रियल अकाउंट होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस टाइप से अकाउंट भी बनेगा। यहाँ पर बनाया है वह कैपिटल अकाउंट CR है ना, और कैश अकाउंट DR। तो जो क्रेडिट है कैपिटल हो जाएगा और कैश है डेबिट हो जाएगा। यानी कि कैश दे रहा है, ठीक है, तो देने वाला डेबिट हो जाएगा और कैपिटल देने वाला तो CR। उसी तरीके से यहाँ पर से 2 अप्रैल 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है। इसी सेकंड प्रश्न है ये वाला, 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है। अब यहाँ पर बैंक में जमा करता है तो क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट पर्सनल हो जाता है। अब बताता है आपको बैंक अकाउंट पर्सनल के अंतर्गत आता है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक हो गया प्राप्तकर्ता, पर्सनल हो जाता है, और कैश हो जाता है रियल। तो जो एक चीज़ होता है पर्सनल, तो वो हम उसको रियल में भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें बैंक क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है, यानी कि पा रहा है, क्योंकि पैसा बैंक में जाके जमा हो रहा है। तो बैंक हो गया पाने वाला और कैश देने वाला दाता। तो डेबिट हो जाएगा बैंक और कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या बोलता है। 20,000 रुपये का सामान खरीदा। अब 20,000 रुपये का सामान खरीदा, तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं ये 20,000 रुपये का सामान खरीदा। तो इसमें परचेस यानी कि सामान हो खरीदना हो गया, परचेस हो गया। तो परचेस किस में आता है? रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और कैश हो गया वो भी रियल के अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो हम चलते सीधे रियल के फॉर्मूला में। रियल का फॉर्मूला क्या बोलता है? रियल का फॉर्मूला क्या बोलता है देख लेते हैं यहाँ पर। ये रियल के तो डेबिट जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो क्रेडिट। तो आपको यहाँ पर ध्यान लगाए कि आपके पास क्या आ रहा है? सामान, गुड्स आ रहा है, सामान आ रहा है, परचेस कर रहे हैं। तो परचेस क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश जा रहा है यानी कि गोस आउट, जो जाता है कैश जा रहा है। पर जो हम कुछ भी सामान खरीदेंगे तो हमारे पास जो आएगा तो परचेस होगा, और जो हम पैसा देंगे, क्योंकि हम सामान खरीदेंगे तो पैसा देंगे तो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पास भी देखते हैं दोस्तों, तीसरा वाला है ये ये परचेस अकाउंट DR 20,000 और कैश अकाउंट CR 20,000। मतलब ये परचेस DR हो गया और परचेस आ रहा है, सामान आ रहा है तो डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। इसी तरीके से एक और प्रश्न है, 4th नंबर है 1500 रुपये का सामान बेचा। अब यहाँ पर सामान बेचा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बेचा सामान मतलब बोल रहा है तो कैश होता है रियल अकाउंट हम जानते हैं, और सेल्स भी होता है रियल अकाउंट है, ठीक है। तब रियल के फॉर्मूले में आ जाता है। तो जो आता है उसको हम डेबिट बोलते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है ना पैसा यहाँ पर। तो कैश क्या हो गया? DR हो गया, और सेल्स क्या हो गया? CR हो गया, क्योंकि सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है। जो पैसा आ रहा है तो कैश हो गया, पैसा आ रहा है, और पैसा सेल्स सामान जा रहा है तो सेल्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया 4th नंबर देखते हैं। 1,000 रुपये मकान मालिक को किराया देता है। अब 1,000 रुपये मकान मालिक को किराया देता है। तब यहाँ पर देखते हैं तो कैश हो जाता है। क्या क्या अकाउंट बनेगा? पहले कैश बनेगा क्योंकि पैसा दे रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा रेंट अकाउंट, ठीक
ठीक है। तो रेंट जो होता है नॉमिनल, क्योंकि ये उसमें आ जाता है, हानि में आ जाता है, क्योंकि हम देखिए कहीं भी शॉप लेंगे, दुकान लेंगे तो पैसा देंगे, या तो खर्चा होगा या तो हानि होगा, हमारा एक्सपेंसेस होगा, है ना। तो कैश तो एक्सपेंसेस होगा तो वो किस में आ जाएगा, नॉमिनल में आ जाएगा। तो कैश हमारा रियल है और रेंट हमारा नॉमिनल है। तब यहाँ पास देखते हैं कि नॉमिनल क्या बोलता है, रेंट खर्च हानि होता है डेबिट, और कैश सीआर में कैश जो जाता है वो कैश होता है, सीआर होता है। तब यहाँ पर देखिए डेबिट क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रियल, ठीक है। क्योंकि नॉमिनल का फॉर्मूला बोलता है कि खर्च और हानि, यानी कि रेंट हमारा खर्च हो रहा है ना, तो डेबिट हो जाएगा, और पैसा हमारा जा रहा है तो कैश हो जाएगा, सीआर। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए रेंट अकाउंट डीआर 1000 और कैश अकाउंट सीआर 1000, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मार्च 10, 50 रुपये ब्याज बैंक ब्याज मिलता है, 50 रुपये बैंक ब्याज मिलता है। तो कैश क्या हो जाएगा, रियल, और रेंट हो जाएगा नॉमिनल, ठीक है। अब यहाँ पर 50 रुपये बैंक ब्याज मिलता है, तो यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि पैसा कंपनी के पास जमा होता है, और इंटरेस्ट अकाउंट कैसा ब्याज से मिल रहा है, सीआर 50,000। जो भी इनकम होता है वो किस में आता है, नॉमिनल का है। तो नॉमिनल का जो भी इनकम होता है या लाभ होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पास मैंने वही उसी प्रश्न को मैंने यहाँ पास जनरल एंट्री में कैसे एंट्री करते हैं उसको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शिवम 50,000 जो हमने यहाँ पास 5 से 6 ट्रांजेक्शन को एंट्री किया, डीआर सीआर क्या होता है, अब उसको हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। जनरल एंट्री में यहाँ पास होता है डेट होता है, और यहाँ पास होता है पर्टिकुलर, और यहाँ पास डेबिट डीआर, डेबिट मतलब डीआर और क्रेडिट मतलब सीआर। तो जो भी अमाउंट होता है दोनों में इक्वल होना चाहिए, बराबर, और हमारा दोनों यहाँ पास है पूरा, यहाँ पास आप कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हमारा गलत है ट्रांजेक्शन। तो पहले देखते हैं शिवम 50,000 रुपये से व्यापार प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पास अप्रैल, यहाँ पास डेट में डेट डालेंगे, अप्रैल जो भी डेट है आपका अप्रैल 1, और यहाँ पास है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा जमा हो रहा है तो डीआर होगा, और कैपिटल हमारा सीआर। यह देखिए कैश अकाउंट डीआर में इतना 50,000 रुपये लिखा है और कैपिटल में 50,000, तो दोनों में एंट्री जो है अमाउंट की सेम होगी। उसी प्रकार से देखते हैं सेकंड वाला, 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है। अब अप्रैल टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, अब यहाँ पास बैंक अकाउंट 10,000 और कैश अकाउंट टू 10,000, ठीक है। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, 20,000 रुपये का सामान खरीदता है। अब 20,000 का सामान खरीदता है तो परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट, तो यहाँ पास परचेस अकाउंट 20,000 और कैश अकाउंट हो जाता है 20,000। चौथा हमारा ट्रांजेक्शन है, 15,000 रुपये का सामान बेचता है। अब 15,000 का सामान बेचता है तो कैश अकाउंट 1500 और सेल्स अकाउंट 1500, ठीक है। पाँचवा ट्रांजेक्शन देखते हैं, 1,000 रुपये मकान मालिक को किराया देता है। अब 1,000 रुपये किराया मकान मालिक को किराया, तो रेंट अकाउंट 1,000 और कैश अकाउंट 1,000। उसी तरीके से यहाँ पास होता है 50 रुपये बैंक ब्याज मिलता है, ठीक है। तो कैश अकाउंट और 50 रुपये और इंटरेस्ट अकाउंट 50 रुपये। तो इस टाइप के दोस्तों यहाँ पास आपको क्या बोलते हैं जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया। अब मैं चलिए मैं इसको ट्रांजेक्शन में एंट्री करके दिखाता हूँ। इसको मैं पहले आपको ट्रांजेक्शन में एंट्री कर देता हूँ टैली में, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एंट्री भी कैसे करते हैं उसको भी आपको यहाँ पास नॉलेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास टैली ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे मैं आपको बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे ट्रांजेक्शन्स को बताऊँगा स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। यहाँ पास हमारी टैली ओपन हो रही है। देखिए यहाँ पास दोस्तों टैली हमारी ओपन हो गई, जो कि मैं एजुकेशनल वर्क मोड पे वर्क कर रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि ये लाइसेंसी सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको लाइसेंसी सॉफ्टवेयर जब काम करेंगे तो आपको यहाँ पास एक्टिवेट योर लाइसेंसेस में क्लिक करना होगा, या रिमोट लॉगिन में इसमें क्या आके आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि लाइसेंसी में यूज़र आईडी पासवर्ड होता है। तो हमारा जो है वर्क इन एजुकेशनल मोड है दोस्तों। इसमें डिफरेंट कुछ नहीं होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि इसमें हम डेट को नहीं ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 1 और 2 तारीख
और 31 तारीख 3 डेट ही एक्सेप्ट करता है टैली ERP9 इसमें एजुकेशन मोड पे। बाकी सभी में आपको अगर लाइसेंसी वाला सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे आपको तो उसमें डेट आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंट है, बाकी आपका सेम रहता है, जैसे ही आप वर्क करते हैं वहाँ वैसे ही वर्क इसमें भी करना है। चलिए मैं इसमें एंटर करता हूँ और यहाँ पास मैं पहले से कंपनी क्रिएट है तो मैं एक कंपनी नहीं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस कंपनी में क्रिएट करने के लिए यहाँ पास देखिए दोस्तों कंपनी इन्फो यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। या इसका शॉर्टकट की है अल्ट के साथ आप F3 प्रेस करेंगे तो उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए दोस्तों सर्च कंपनी है, क्रिएट कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी है, ठीक है। तो मैं पहले सर्च कर देता हूँ, पुरानी कंपनी है तो उसको हटा देता हूँ इससे, ठीक है। अब यहाँ पास क्रिएट कंपनी का आ गया है तो क्रिएट कंपनी में चलते हैं। यहाँ पास एक क्रिएट कंपनी, ठीक है। जैसे अगर आप पहली बार टैली यूज़ करें तो आपको यहाँ पास डायरेक्ट क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसमें भी आप यहाँ पास ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इंटर करके ओपन कर लेता हूँ और मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं माई फर्स्ट टैली की 9। तो आप कोई भी नाम से कंपनी यहाँ पास क्रिएट कर सकते हैं नेम। यहाँ पास देखिए दोस्तों मैं ऊपर में भी आपको बता देता हूँ डायरेक्टरी। यहाँ पास से डायरेक्टरी ये होता है कि जहाँ पास आपका जो कंपनी है वो इस जगह पे सेव हो रहा है। जैसे कि यहाँ पास है सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है यूज़र्स, उसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है पब्लिक, उसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है tally.erp9 और उसके अंदर डेटा। तो डेटा के अंदर हमारे जो है ये कंपनी माई फर्स्ट टैली ERP9 ये सेव हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पास होता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम दोस्तों क्या होता है कि आपका वहाँ ऊपर में सबसे नेम में होता है कंपनी का नाम होता है। मैं यहाँ पास पहली बार आपको यहाँ पास एंट्री करना बताता हूँ, तो इसलिए मैं माई फर्स्ट टैली ERP9 करके कंपनी बना क्रिएट कर लिया हूँ। अब मेलिंग नेम में आप यहाँ पास कोई शॉर्ट नाम भी डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है, या तो एज इट इज़ रहने देना चाहते हैं तो उसको रहने दीजिए। और यहाँ पास एड्रेस डाल दीजिए, जो भी अभी आपके कंपनी का एड्रेस है तो उसको एड्रेस डाल दीजिए। इन फ्रंट ऑफ SCIENCE साइंस कॉलेज बिलासपुर, ठीक है। और कंट्री हमारा हो जाएगा इंडिया, ये इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और स्टेट हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, हमारा कंपनी हमारी छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड है 495001 और फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो 9340673289। और यहाँ पास आपका ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी डाल दीजिए राज के PATEL पटेल 21@gmail.com, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पास दोस्तों क्या होता है, जैसे आप इंटर करते हैं अगर तो यहाँ पास आपका होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आप यहाँ पास अपना फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम डाल सकते हैं। आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है 2000, जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 से, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एजुकेशनल वर्क मोड पे हम वर्क कर रहे हैं। तो डेट यहाँ पर चेंज करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसमें, है ना। जब आप लाइसेंसी में वर्क करेंगे तो आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पास मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पास जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पास आपको पूछता है टैली वैलिड पासवर्ड या नहीं। आप पासवर्ड कोई डालना चाहते हैं, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालिए। अगर आप पासवर्ड डालते हैं जब भी आप टैली दोबारा ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पास पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो वो टैली ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई भी अगर पासवर्ड डालना चाहते हैं तो ध्यान से डालिए, ठीक है। मैं यहाँ पास पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, नहीं स्केप एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पास बेस करेंसी सिम्बॉल दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पास कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पास आपका बेस करेंसी सिम्बॉल हमारा रुपीस है। उसके बाद है फॉर्मल नेम है INR है इंडियन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास वो ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको यहाँ पास चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ पास एक्सेप्ट करके कंपनी को आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ पास दोस्तों हमारी कंपनी क्या सेव हो गई है, माई फर्स्ट टैली ERP9। तो उससे पहले मैं यहाँ पास बता देता हूँ कि यहाँ पास जो ये है टैली का हमारा क्या है, टैली का एरिया है, इसमें हमारा टैली का नाम रहता है। और यहाँ पास डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यहाँ पास नो वाउचर एंट्री लिखा है क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पास इसमें
कोई वाउचर एंट्री नहीं किया है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। और यहाँ पास आपका सेलेक्टेड कंपनी का लिस्ट दिखाता है। और उसके बाद यहाँ पास करंट पीरियड है, जैसे कि करंट पीरियड है 1/4/2020 टू 31/3/2020। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा करंट पीरियड होता है टैली का वो 1 साल का होता है। और जो कंपनी का जो, जैसे कि हम जानते हैं कि जनरली सभी बोलते हैं कि 1 जनवरी से नया साल मनाते हैं। तो हमारे जो टैली अकाउंटिंग का जो नया साल है 1/4/2020 से होता है, 1 साल से होता है, मतलब 1 अप्रैल से होता है। वो कोई भी ईयर हो सकता है। और उसका जो लास्ट एंडिंग डेट होता है 31/3/2021, जो भी है आपका 31 मार्च होता है, यानी कि अगले साल के 31 मार्च। जैसे कि हम नया साल मनाते हैं 1 जनवरी से लेके और 31 यानी कि 31 दिसंबर लास्ट, तो वो हमारा अलग है। और ये टैली का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 से 31/3/2021 है, ठीक है। और यहाँ पास है करेंट डेट है, यानी कि जिस डेट में मैं यहाँ पास कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ उस डेट को यहाँ पास शो होता है। जैसे कि वेडनेसडे है 1 अप्रैल 2020, ठीक है। तो यहाँ पास ये है। और उसके बाद यहाँ पास हमारा दोस्तों, अभी हम बैक करके आता हूँ तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में इसी सारे ऑप्शंस में आपको जाके वर्क करना है। यहीं पास आपके सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फोल्डर है हमारा गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए कि आपके पास ये बटन्स हैं, यानी कि जैसे F1 है सेलेक्ट कॉपी कंपनी, यहाँ पास F1 भी दिया है सेट कंपनी, उसके नीचे एक अंडरलाइन है, लाइन है, सिंगल लाइन। इसका मतलब होता है कि जैसे आप इसका यूज़ करना है तो आप माउस से क्लिक करके भी कर सकते हैं, मगर इसका यूज़ आप अल्ट के साथ यूज़ करेंगे। जैसे सिंगल लाइन है तो अल्ट F1 प्रेस करेंगे, और जैसे इसमें कोई लाइन नहीं है तो खाली इसमें F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे डेट चेंज करने के लिए F2 है, और पीरियड चेंज करना है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि अगर सिंगल लाइन है किसी में तो उसको अल्ट के साथ यूज़ करना है, और जो इसमें लाइन नहीं है तो उसको सिंपल यूज़ करना है। और हाँ, जिसमें एक डबल लाइन, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भी एक प्रकार का बटन है, जैसे इसमें देखिए डबल लाइन है ना। तो ये डबल लाइन है तो इसका मतलब है कंट्रोल यूज़ करना है। अल्ट की जगह पे आप क्या करना है, Ctrl+K दबाना है, ठीक है। तो जैसे सिंगल लाइन है तो कंट्रोल के अल्ट के दबाना है, जैसे इसमें डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ H दबाना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है छोटी छोटी बातों को। उसके बाद यहाँ पास कैलकुलेशन एरिया है आपका, यहाँ पास देखिए सीरीज़ है रिलीज 6.6, यानी टैली ERP9 का 6.6 में हम वर्क कर रहे हैं, उसका लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पास। और यहाँ पास है एजुकेशन मोड है, आपको यहाँ पास दिखा रहा है कि एजुकेशन मोड पे हम वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पास गेटवे ODBC सर्वर है, जो सर्वर का नाम है ODBC है, और इसका लोकल होस्ट है 9999 और ODBC सर्वर है 9000। तो और यहाँ पास है कैलकुलेशन एरिया, जैसे इसमें आप डबल क्लिक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करना है, जैसे कि जोड़ना है, घटाना है, जो भी करना है आपको। जैसे कि 40,000 का, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 का मुझे 10% निकालना है तो इंटू 10 करूँगा, डिवाइडेड बाई 100 करूँगा। तो यहाँ पास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 4,000 रुपये, ठीक है। तो आप इसको बंद भी करना है तो आप यहाँ पास बाहर क्लिक कर दीजिए, तो ये कैलकुलेशन बंद हो गया। और फिर से इसको कैलकुलेशन को यूज़ करना है तो इसमें डबल क्लिक करके आप यहाँ पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सीधा ट्रांजेक्शन पे चलता हूँ। मैं आपको जैसे बताया कि ट्रांजेक्शन की मैं एंट्री आपको यहाँ पास करने वाला हूँ। तो मैं इस ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास कंपनी ओपन पहले से क्रिएट कर लिया हूँ। अब मैं चलता हूँ अकाउंट इन्फो। यहाँ पास देखिए अकाउंट इन्फो लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में आपको आना है। यहाँ पास दो, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें इंटर किया और यहाँ पास देखिए लेज़र दिया हुआ है, लेज़र में गया और यहाँ पास जैसे पहले क्रिएट है 3 ऑप्शन है, 2 लेज़र है, एक सिंगल लेज़र है, दूसरा है मल्टी लेज़र है। तो आप सिंगल लेज़र में वर्क कर सकते हैं और मल्टी लेज़र में भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से लेज़र होते हैं। देखिए इसमें जब जैसे कोई भी आप नई कंपनी बनाएंगे तो 2 लेज़र ऑटोमेटिक बन जाता है, कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पास 2 लेज़र बने हुए हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो और यहाँ पास है क्रिएट। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो हमको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, बाकी सभी लेज़र बनाना है। जैसे अब देख लेते हैं क्या क्या लेज़र बनाना है। पहले कैश बनाना है, कैश तो बना हुआ है, नहीं बनाने की जरूरत है। दूसरा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल बनाते हैं। तो यहाँ पास कैपिटल,
कैपिटल होता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, यहाँ पर लेजर अंडर है कैपिटल अकाउंट, और इसको इन्वेंटरी नो और एक्सेप्ट। ये हो गया पहला लेजर क्रिएट। दूसरा लेजर है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट, बैंक किस में होता है, बैंक अकाउंट में आता है ये बैंक अकाउंट। और यहाँ पास आप डाल सकते हैं बैंक होल्डर्स का नाम डाल सकते हैं, ऊपर में डालना चाहें तो यहाँ पास, नहीं डालना चाहे तो छोड़ दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं डाल देता हूँ ये। उसके बाद यहाँ पास IFSC कोड डालना है, ठीक है। और उसके बाद बैंक नेम अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ब्रांच नेम डालना चाहते हैं तो जैसे मैं बिलासपुर, और ये। उसके बाद और देखते हैं कौन सा लेजर बनाना है आपको को, परचेस का। कैश तो बना हुआ, कैश बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पास परचेस, परचेस, परचेस किस में आता है, परचेस अकाउंट में आता है। और ये एक्सेप्ट। नेक्स्ट परचेस हो गया, कैश तो बना हुआ, सेल्स बनाना है। सेल्स बनाना है तो सेल्स किस में आता है, सेल्स अकाउंट में आता है, लेजर अंडर। उसके बाद यहाँ पास देखते हैं रेंट, रेंट देखते हैं तो रेंट बना लेते हैं RENT, रेंट। रेंट किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद और देखते हैं यहाँ पास रेंट हो गया। कैश, कैश तो बना हुआ है हमारा, इंटरेस्ट अकाउंट है। अब यहाँ पास इंटरेस्ट अकाउंट, एक सेकेंड, इंटरेस्ट अकाउंट किस में आता है, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है कंपनी को तो इनकम होगा, अगर जाएगा तो इनडायरेक्ट इनकम होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो हमको मिल रहा है कंपनी को मिल रहा है बैंक से, तो इनकम इनडायरेक्ट होगा, तो इनकम इनडायरेक्ट, यहाँ पास इनकम इनडायरेक्ट, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा लेजर तो क्रिएट हो गया। अब चलते हैं हम इसकी एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पास हम स्केप करके कीबोर्ड इससे स्केप कर लेता हूँ, बैक करके आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में, और चलता हूँ मैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो जो पहला है हमारा ट्रांजैक्शन, ये है हमारा कैश टू कैपिटल, ये होता है F6 यानी कि सॉरी रिसिप्ट वाउचर एंट्री होता है। तो इसको हम रिसिप्ट में करेंगे तो F6 प्रेस करेंगे यहाँ पास, या फिर आप कीबोर्ड से माउस से यहाँ पास देखिए रिसिप्ट की होगी ये, इसमें आप क्लिक करके भी ला सकते हैं, और चाहे तो आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट आ गया। यहाँ पर देखिए कि सिंगल एंट्री मोड में हमको DRCR में लाना है, तो यहाँ पास एक सेटिंग कर लीजिए। अगर आपको इस टाइप का दिख रहा है तो, और नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर F12 प्रेस कीजिए। और ये सेकेंड वाला ऑप्शन है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट काउंटर वाउचर, इसे आपको यहाँ पर नो कर देना है, और इस इंटर करके ये एक्सेप्ट। अब यहाँ पर CR में क्या आ जाएगा आपका, CR में कैपिटल हो जाएगा, और कितना है 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। उसके बाद है यहाँ पर से DR, ये CR लिखा था, मैं इसको DR कर देता हूँ। और कितना है, कैश है तो कैश कितना 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये एक्सेप्ट। यहाँ चाहे तो दोस्तों आप नरेशन लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस, शिवम स्टार्टेड बिजनेस फॉर कैश, जो भी आपको डालना है तो नरेशन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, जल्दी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन में चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, बैंक टू कैश। अब ये बैंक टू कैश है तो ये काउंटर वाउचर, मतलब बैंक से कोई भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो काउंटर वाउचर में एंट्री होता है। तो काउंटर वाउचर का होता है F4, और इसमें होता है DR में है बैंक, है ना, और कैश है तो CR यहाँ पर कैश पहले आ जाएगा,
कितना है 10,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और डी आदि में हो जाएगा बैंक 10,000। और यहाँ पास आप डिटेल डाल सकते हैं कि जो बैंक है हमारा 200 का नोट डाल 200 को डाल रहा है कि 1,000 का डाल रहा है, सॉरी 2,000 का डाल रहा है कि 1,000 का। तो मैं डाल देता हूँ 2,000 का कितना नोट, 10 नोट, तो सॉरी टोटल गलत हो जाएगा क्योंकि ये कितना कर रहा है 10,000 का है, तो यहाँ पास 5 नोट होगा तब 10,000 होगा। अब सही है हमारा, ठीक है 2,000 का 5 नोट। और यहाँ पास बैंक नेम, तो बैंक का क्या नाम है SBI डाल देता हूँ। अच्छा बैंक का नाम नहीं दिया हो तो छोड़ दीजिए उसको। यहाँ पास कुछ मत डालिए, एक्सेप्ट, ठीक है ये हमारा हुआ। अब चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा क्या होता है परचेस अकाउंट टू कैश। परचेस अकाउंट टू कैश बोला है तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेस में करेंगे। तो परचेस का शॉर्टकट की है F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पास देखिए DRCR नहीं दिख रहा है हमको, तो यहाँ पास आ जाइए। यहाँ पास देखिए एस पाउचर मोड, अगर आपको DRCR नहीं दिखता है तो यहाँ पास एस पाउचर मोड। यहाँ पास देखिए डबल लाइन है और V लिखा हुआ है, तो डबल लाइन है या V लिखा है तो इसमें कंट्रोल के साथ V प्रेस कीजिए या कि माउस से क्लिक कर दीजिए। इसमें दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पास इनवॉइस नंबर है तो हमारे पास नहीं दिया है तो इसको छोड़ दीजिए, डेट भी नहीं छोड़ दीजिए। और यहाँ पास CR में आपका है कैश, तो यहाँ पास कैश सिलेक्ट करिए। कितना है देख लेते हैं अमाउंट एक बार, 20,000 रुपये। तो यहाँ पास 20,000 डाल देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। उसके बाद है यहाँ पास DR में परचेस हमने बना लिया है और ये 20,000 ये एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं कैश टू सेल्स है तो ये सेल्स अकाउंट में एंट्री होगा। सेल्स वाउचर में तो इसका शॉर्टकट की है F8। यहाँ भी DRCR नहीं दिख रहा है तो यहाँ पास क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पास DR में आप चले जाइए, क्या है कैश है, कैश DR कितना है 1500 और सेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सेल्स हो गया। उसके बाद रेंट टू कैश। अब ये रेंट टू कैश यानी कि ये क्या होता है पेमेंट वाउचर एंट्री होता है, इसका हम पेमेंट में वाउचर एंट्री करते हैं। पेमेंट का शॉर्टकट की है F5 प्रेस किए। और DR में हमारे पास क्या हो जाएगा रेंट, क्योंकि रेंट ये DR रेंट कितना 1,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और CR में हो जाएगा कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लास्ट और आखिरी कैश टू इंटरेस्ट यानी कि मिल रहा है इंटरेस्ट, है ना, यानी कि कंपनी क्या रिसीव कर रही है, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। इसका शॉर्टकट की है F6। और इंटरेस्ट कैश टू इंटरेस्ट है तो CR में क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। और कितना है 50 रुपये, या 50 डाल दिए। और DR में हो जाएगा कैश मिल रहा है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये था कि हमारी छोटे से जनरल एंट्री हमने कैसे किया है उसके बारे में था। अब यहाँ पास आपको देखना है सारे एंट्री कहाँ पास हुआ है। जैसे को बताएं कि आपको गेटवे ऑफ टैली में ही सारे एंट्रीज को आपको यहाँ पास चेक करना है। तो आप यहाँ पास डिस्प्ले में चले जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहाँ पास डे बुक दिया है, नीचे डे बुक है, तो डे बुक में जाके आप देख सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे ही जाएँ कैश पहले देखते हैं कैश वाला काउंटर वाउचर का, तो इसमें क्लिक कीजिए। देखिए इसने यहाँ सारी एंट्री की है। अब इसी को हमको अगर बिल बनाना है, यहाँ पास देखिए ऊपर में दिया है प्रिंट, और ये इसमें माउस से क्लिक कर दीजिए या फिर यह सिंगल लाइन नीचे खींचा हुआ है और P लिखा हुआ है, तो अल्ट के साथ P भी प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पास यस करेंगे तो ये बिल आ गया। अब इसको जूम करके देख सकते हैं, ये बिल बन गया हमारा काउंटर वाउचर, ठीक है। ये सिंपल बिल है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास आप इसको बिल भी जनरेट कर सकते हैं, बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। मैं बैक करके आ जाता हूँ बाहर। अब हम चलते हैं आगे के ट्रांजेक्शन में देखते हैं। आगे के ट्रांजेक्शन में क्या है आपके लिए, ये यहाँ पास है मूल रूप से 3 प्रकार के खातों का उपयोग लेन देन में किया जाता है। व्यक्तिगत खाता जिसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, वास्तविक यानी रियल अकाउंट,
और आय व्यय खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो हम ज़्यादा पर्सनल में तो नहीं जाएंगे इसमें। अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं व्यक्तिगत खाता क्या होता है। वह खाता व्यक्ति या निजी खातों से संबंधित है। उदाहरण के लिए जैसे कि व्यक्ति पर्सन, बैंक, आपूर्तिकर्ता सप्लायर्स, ग्राहक कंज्यूमर्स, लेन देन क्रेडिटर, फॉर्म और पूंजी कैपिटल, ये सारे क्या होते हैं व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता व्यापार के स्वामित्व और संपत्ति से संबंधित लेखा है। वास्तविक खातों मूर्त और अमूर्त खातों में शामिल, उदाहरण के लिए जैसे कि भूमि, लैंड, भवन, बिल्डिंग, नगद, कैश, खरीद परचेस, बिक्री सेल्स, फर्नीचर, स्टॉक, पेमेंट, पेटेंट और गुडविल, ये सारे क्या होते हैं रियल अकाउंट होते हैं, यानी कि वास्तविक खाता। तीसरा होता है आय व्यय खाता। आय खर्च, लाभ और नुकसान से संबंधित है। उदाहरण के लिए वेतन, ये भी, और कमीशन, रेंट, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, बीमा, इंश्योरेंस, आय, इनकम, व्यय, है ना, और लाभांश खाता। इस तरह के जो खाते हैं ये क्या किस में आते हैं, आय व्यय खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब देखते हैं लेखा को मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होता है संपत्ति। संपत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं असेट्स, और देयताएं यानी कि लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी को देयताएं बोलते हैं हिंदी में। आय होता है इनकम, और व्यय होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसी प्रकार से होता है लेखांकन के सिद्धांत एवं निर्णय। इसको हम डिटेल से एकदम से नहीं चाहेंगे, आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं आपको चलता हूँ यहाँ पर, मैंने अभी TRCR में आपको एंट्री करना बताया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर क्रेडिट और सामान की एंट्री करना बताऊँगा आपको। यहाँ पर दिया हुआ टैली को कैसे ओपन करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से दिया है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, देखना चाहें तो। यहाँ पास देखिए सारे लेज़र्स दिए हुए हैं। यहाँ पास देखिए दोस्तों कि कुछ लेज़र्स को मैंने बनाया है, जैसे कि लेज़र्स हैं, लेज़र्स नेम है, अंडर है। जैसे कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। SBI है तो बैंक अकाउंट, फर्नीचर है, फिक्स असेट्स अकाउंट में आता है। मशीनरी है, ये भी फिक्स अकाउंट में आता है। जो कि लेज़र हम जब लेज़र बनाते हैं तो उसका लेज़र अंडर सेलेक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें। यह परचेस है तो परचेस अकाउंट है, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट है, IDBI है तो बैंक अकाउंट है ना, माइक्रो कंप्यूटर है तो सैंडी क्रेडिटर अकाउंट है। इस टाइप से यहाँ पास आप कौन सा लेज़र किस के अंडर आता है उसको आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा मैं उसकी एंट्री करके बताता हूँ। जैसे कि हमको सामान की एंट्री करना है, किसी सामान की एंट्री करना है या डायरेक्ट एंट्री करना है तो हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पास 2 ऑप्शन है हमारे पास किसी भी सामान की एंट्री करने के लिए। या फिर आप अकाउंट इन्फो में चले जाइए, इन्वेंट्री इन्फो में चले जाइए। आप यहाँ पास सारी चीज़ों को स्टॉक ग्रुप बना लीजिए, स्टॉक आइटम बना लीजिए, यूनिट ऑफ मेजर बना लीजिए। जैसे मैं स्टॉक ग्रुप बनाता हूँ तो मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं बना लेता हूँ कंप्यूटर, इसका फैमिली और ये एक्सेप्ट। मैं 2 ग्रुप बना लेता हूँ। दूसरा बना लेता हूँ मैं कीबोर्ड, ये भी प्राइमरी। तो यहाँ पास दोस्तों मैंने पहले दो ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पास आप स्टॉक आइटम में चले जाइए। स्टॉक आइटम में आपको क्या क्या सामान चाहिए वो उसको लिख लीजिए। जैसे कि मुझे डालना है क्रिएट, क्या है, डेल कंप्यूटर, अब डेल कंप्यूटर किस में आता है, कंप्यूटर है तो मैं इसको स्टॉक ग्रुप जो बनाया था मैं इसमें कंप्यूटर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यूनिट है तो ये किस में बिक रहा है, पीस में बिक रहा है, केजी में बिक रहा है कि बंडल में बिक रहा है, इसमें आपको क्वांटिटी यूनिट डालना है। तो ऑल्ट सी करके हम उसमें पीस में बिकेगा, PCS। इसका फुल फॉर्मल नेम होता है पीसेस और ये एक्सेप्ट। और यहाँ पास क्वांटिटी आपके पास है पुरानी तो छोड़ है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
उसके बाद और बना लेते हैं LG कंप्यूटर, LG कंप्यूटर। ये भी क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर आता है। ये अब मैं कीबोर्ड का ले लेता हूँ कुछ, जैसे कि डेल कीबोर्ड ले लेता हूँ, डेल कीबोर्ड एक किस में आता है, कीबोर्ड में आता है, तो मैं इसको स्टॉक कीबोर्ड लेता हूँ और ये पीसेस अभी की पीसेस में बिकेगा और मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। और है और ले लेते हैं LG कीबोर्ड ले लेते हैं, चलिए LG ये भी क्या है, कीबोर्ड में ले लेते हैं इसको और पीसेस ये एक्सेप्ट। यहाँ पास देखिए हम स्टॉक ग्रुप बना लिए हैं और यूनिट ऑफ मेज़र भी हम लोग बना लिए हैं, क्योंकि यूनिट यानी कि जो पीस बनाए वो यूनिट ऑफ मेज़र में आता है। अब उसके बाद यहाँ पास मैं बैक करके मैं एक परचेस एंट्री कर लेता हूँ। इसकी सिंपल से एंट्री, सामान की एंट्री कैसे करते हैं, जैसे कि मैं F5 परचेस की शॉर्टकट की F9 है। अब यहाँ पास दोस्तों आपको DS में एंट्री नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पास आपको इसी में एंट्री करना है। आपके पास सप्लायर नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जैसे कि पार्टी नेम क्या हो जाता है, पार्टी नेम आप किसी से जिससे व्यक्ति से आप सामान परचेस करते हैं उस व्यक्ति का उस व्यक्ति की कंपनी का नाम होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पास डायरेक्ट लेज़र बना लेता हूँ, जैसे कि सुनील इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पास लेज़र बनाने के लिए आपको यहाँ पास डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, तो Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पास सुनील इंटरप्राइजेस, ये किस में आ जाएगा, क्रेडिट है ना। परचेस में नाम परचेस हमेशा डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट, तो ये सेंड्री, नाम को हम सेंड्री बोलते हैं, सेंड्री क्रेडिटर। और यहाँ पास इसको एक्सेप्ट और यहाँ पास परचेस बना हुआ है हमारा। अब यहाँ पर जैसे कि हमको डेल कंप्यूटर का है तो D दबाएंगे, तो जैसे डेल कंप्यूटर है ना, ये डेल क्वांटिटी कितना है 10 पीस, रेट है 20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पीसेस। ये दूसरा है कीबोर्ड, तो कौन सा कीबोर्ड है, डेल का, कितना है 20 पीस, रेट कितना है 1,000। ये और एंट्री करना है तो और एंट्री कर सकते हैं। और एक और ले लेते हैं, चलिए डेल का और ले लेते हैं, डेल का LG का ले लेते हैं, LG कंप्यूटर, डेल का ले लिए, LG ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 15 पीस, कितना 15,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सॉरी सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। उसके बाद है LG कीबोर्ड भी ले लेते हैं, चलिए LG कीबोर्ड, अब ये 25 पीस ले लेते हैं, ये 800 रुपये, 800 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों आप यहाँ पर सामान की एंट्री कर सकते हैं, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक और ले लेते हैं, सेल्स का एंट्री कर लेते हैं परचेस के केस के। अब सेल्स के करने के लिए यहाँ पास F8 प्रेस कीजिए और यहाँ पास रेफरेंस तो आपको नहीं डालना है, पार्टी नेम में आप यहाँ पर डाल दीजिए। पार्टी नेम में आप किसको बेच रहे हैं उस व्यक्ति का नाम होगा, यदि कैश बेचेंगे तो यहाँ पास कैश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर कैश नहीं है उधारी है तो उस व्यक्ति का नाम होगा, जैसे कि तो यहाँ पास मैं Alt C करके एक व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ, जैसे रोहन कंप्यूटर्स, रोहन कंप्यूटर्स, ठीक है। अब यहाँ पास रोहन कंप्यूटर क्या है, सेंड्री डेबिटर हो जाएगा क्योंकि उसको हम बेच रहे हैं, सेंड्री डेबिटर। और ये सेल्स हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप सामान बेच रहे हैं, जैसे डेल का बेच रहे हैं तो डेल कंप्यूटर बेच रहे हैं, कितना पीस बेच रहे हैं 5 पीस बेच रहे हैं उसको,
क्या रेट में बेच रहे हैं, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये डाल देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, जो भी आप रेट में बेच रहे हैं उसको यहाँ डाल दीजिए। जैसे की LG कीबोर्ड बेच रहे हैं तो LG कीबोर्ड कितना, 10 पीस बेच रहे हैं, क्या रेट में बेच रहे हैं, 1500 में, है ना। तो इस टाइप से दोस्तों आप यहाँ पास जो भी सामान बेचते हैं उसको एंट्री कर लीजिए और एक्सेप्ट करा के यहाँ पास सेव कर दीजिए। तो दोस्तों ये था कि सिंपल सा हम जैसे कि सामान की एंट्री कैसे करते हैं वाउचर एंट्री में, वो था। अब मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक GST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया था कि आपको मैं कुछ यहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप सीख जाएंगे एंट्री करना, और GST सारे ट्रांजेक्शन्स की मैंने यहाँ पास एंट्री आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पास एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पास ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पास है, तो ये पास देखिए यहाँ पास क्रिएट अ कंपनी विद क्रिस्टा प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि कंपनी क्रिएट करने को बोल रहा है क्रिस्टा प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं कंपनी क्रिएट नहीं करूँगा, कंपनी पहले से हमारी क्रिएट है, चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास गोरखपुर पैन नंबर है, तो एड्रेस नहीं डालूंगा मैं यहाँ पास, इसका केवल पैन नंबर और ये आधार GST नंबर है और टैन नंबर है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पास। तो मेरे को यहाँ पर GST नंबर और पैन नंबर इसको डालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। चाहे तो आप एड्रेस यानी कि कंपनी दूसरे जगह की है तो आप डाल सकते हैं, डालना चाहें तो। मैंने यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पास कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे GST, तो आपको GST एनेबल करने के लिए यहाँ पास फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पास देखिए F11 फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। यह शॉर्टकट की है F11, या इसमें क्लिक करके भी आप यहाँ पास जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास चले जाइए आप स्टैचुरी एंड टैक्सेशन में चले जाइए। स्टैचुरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, जैसे ही क्लिक इंटर करेंगे तो यहाँ पास दिया हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इससे आपको यहाँ पास यस करना है। यस करने के बाद उसके नीचे है सेट अलर्ट GST डिटेल, इससे भी आपको यहाँ पास यस करना है। यस करेंगे जैसे ही, तो ये कंपनी जैसे छत्तीसगढ़ है, रेगुलर है, नंबर है, यहाँ पास आपको GST डिटेल डालना है। तो यहाँ पास GST नंबर जो हमने कॉपी किया था Ctrl+Alt+V एक साथ प्रेस कर दूंगा कि आप लिख सकते हैं इसको GST नंबर। उसके बाद यहाँ पास एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पास आप उसको फिल करिए। इसके डिटेल अगर आपको देखना है दोस्तों तो हमारे YouTube चैनल पे जाके उसके वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना, GST डिटेल को क्या होता है गैस में। और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पास TDS TCS इसको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पास पैन नंबर दिया है, तो पैन नंबर को मैं यहाँ पास कॉपी कर लेता हूँ। पैन नंबर है, ये हमारा पैन नंबर है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल से इसे कॉपी किया, Ctrl+Alt+V, Ctrl+Alt+V, ठीक है, पेस्ट किया और इसको एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पास हमारी GST क्या है, एनेबल हो चुका है। अब यहाँ पास हम एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एंट्री है यहाँ पास, फर्स्ट एंट्री है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स, एक्सिस बैंक इतना, कैश इन हैंड इतना, कैपिटल रिमाइनिंग बैलेंस। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जैसे एक्सिस बैंक है तो यहाँ पास हम चलते हैं एक्सिस बैंक बना लेते हैं। तो यहाँ पास बनाने के लिए हमें यहाँ पास क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और क्रिएट करना है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक इसमें आता है बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में आएगा। और इसको आप डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए मैं डाल देता हूँ अकाउंट नंबर, और यहाँ पास IFSC कोड है तो छोड़ दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ पास मेन हमारा है बैलेंस डालना, कितना 72,000 दिया है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। एक सेकंड देख लेते हैं 72,000 ही है कि 72 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 72 लाख है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 72 लाख, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट। सेकेंड लेजर हमारा है कैश इन हैंड, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 25 लाख रुपए। तो यहाँ पास है क्या है, कैश। तो कैश हमारा बना होता है, तो हमको यहाँ पास बैक करके अल्टर में जाना है। हमको देखिए एडिट करना है तो अल्टर में जाइए, या डिलीट करना है तो हम यहाँ पास कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, कैश। और यहाँ पास कैश को कुछ नहीं करेंगे, इंटर यहाँ पास केवल 25 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 25 लाख डाल दिए और ये दिया,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पास बैक कर लीजिए और यहाँ पास फिर से क्रिएट में चलिए। क्रिएट में गया, यहाँ पास देखिए कैपिटल दिया है, रिमाइनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पास आपको कैपिटल में क्या करना है, तो कैपिटल हमारा इसमें बना हुआ है कंपनी में। कैपिटल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिमाइनिंग बैलेंस दिया है। तो कैपिटल रिमाइनिंग बैलेंस क्या होता है, ये इसका डिफरेंट होता है। जो ये बैलेंस है इसको हमको कैपिटल में काउंट करना है, कैपिटल में डालना है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर अल्टर में भी जाता हूँ, क्योंकि कैपिटल हमने बना डाला है। तो कैपिटल यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये जो भी अमाउंट है कितना है, 74 50 000 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया ना 0। तो ये जो भी अमाउंट है कि रिमाइनिंग अगर दिया रहेगा तो इसको आपको यहाँ पर एंट्री करना और एक्सेप्ट कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दिया हुआ है पास द एंट्री बाय द बिलो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को देख के आपको एंट्री पास करना है। यहाँ पास है क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड और MS मेहता ब्रदर्स। दोस्तों यहाँ पास क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड को क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पास कंपनी हमारी दूसरी है, हमारी फर्स्ट वाली कंपनी है, तो इससे मतलब नहीं, यहाँ पास अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पास MS मेहता ब्रदर्स है, तिराना रोड, लालगंज, लखनऊ, ठीक है। तो इसके एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसकी एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पास बैक करना है और यहाँ पास अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। और GST का ट्रांजेक्शन है तो यह परचेस की एंट्री है, तो परचेस का शॉर्टकट की है F9। और सप्लाई इनवॉइस नंबर है, इसमें देख लेते हैं इनवॉइस नंबर है, हाँ है, ये इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर होता है। तो इसको आप यहाँ पास कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए, कंट्रोल C से कॉपी किया मैं इसको और इसको मैं पेस्ट कर दे, कंट्रोल Alt V। और ये MS मेहता ब्रदर्स से बना है तो Alt C करके MS का अब ये किस में आ जाता है, सैंडरी क्रेडिटर। और उसके बाद यहाँ पास परचेस। तो दोस्तों यहाँ पास परचेस को हमें दूसरा परचेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पास GST को इनेबल करना है। तो यहाँ पास Alt C करके नया परचेस बना लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पास परचेस बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो परचेस मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एक बार काम करता है परचेस कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। परचेस किया और यहाँ पर सामान की एंट्री हमको, जैसे यहाँ सामान है हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, CPU है, 3 चीज़ें हैं। और इसमें क्वांटिटी है 50 पीस और रेट है इसका 65%। यहाँ पर GST कटा है 18%, 12%। तो इसको हमें एंट्री करने के लिए यहाँ पास हमें अलग अलग सामान पे लग रहा है। तो जैसे यहाँ पास Alt C करके एक बार देख लेते, कंप्यूटर नहीं आ रहा है, खाली उस कंप्यूटर का नाम आ रहा है। तो Alt C करके यहाँ पास लेज़र बना लेते हैं, कंप्यूटर किसके अंदर आता है, कंप्यूटर के अंतर्गत पीसेस। अब यहाँ पास अलग अलग सामान पे GST लगा है, तो यहाँ पास हमें यस करना है और ये डिस्क्रिप्शन में डालना है कंप्यूटर एसेसन कोड डालना है, तो आपको डाल सकते हैं, 4 से 5 अंक का होता है। उसके बाद यहाँ पास है ऑन वैल्यू और क्या है, टैक्सेबल है और कितना परसेंट, 18%। गुड्स है, क्वांटिटी कितना है देख लेते हैं, क्वांटिटी है 50 पीस और रेट है 6500। तो 50 पीस, रेट है 6500। दूसरा है हमारा प्रिंटर है 25 पीस। तो यहाँ पास Alt C करके प्रिंटर बना लेते हैं, प्रिंटर। ये किस में आता है,
और प्रिंटर का आइटम है तो यहाँ पर अल्ट से करके लेजेंड बनाते हैं प्रिंटर। और ये भी पीसेस में है, इसको भी आपको यस करना है यहाँ पास। प्रिंटर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए प्रिंटर ऑन वैल्यू टैक्सेबल। और कितना है ये भी 18 है, 18%। गुड्स कितना है ये देख लेते हैं, इसकी क्वांटिटी क्या है। इसकी क्वांटिटी है 25 पीस 8200 रुपये। तो 25 पीस रेट है इसका 8200। उसके बाद है तीसरा है CPU। तो अल्ट सी करके हम यहाँ पर CPU सॉरी, एक इसमें आता है कंप्यूटर आइटम है और पीसेस, इसको भी यस कर देते हैं। और ये CPU डिस्क्रिप्शन डालना है डाल दीजिए, टैक्सेबल है। और ये कितना है 12% है इसमें। कितना है इसका देख लेते हैं। 20 पीस है 4200 के हिसाब से। तो यहाँ पर 20 पीस डाल देते हैं, रेट है 4200। उसके बाद एक और एंटर करेंगे और यहाँ पास हमें GST कटा हुआ है। GST हमारा क्या क्या कटा हुआ है, CGST और SGST। तो यहाँ पास अल्ट सी प्रेस करके CGST कहता है ड्यूटी एंड टैक्सेस है। और ये GST है, CGST होता है सेंट्रल टैक्स। कितना परसेंट है, 18%। सॉरी परसेंट इसमें नहीं डालना है अपने को, ये ठीक है। इसके बाद एक और है SGST। तो यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करके SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST। और SGST का है स्टेट टैक्स, इसमें भी परसेंट नहीं डालना है यहाँ पास, ये ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास हमारे SGST और CGST कट गए और हमने एंट्री यहाँ पास कैसे किया है इसकी, ये भी हमने यहाँ पास डिटेल दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर आपको देखना है कि हमारा टैक्स कटा है कि नहीं कहते हैं, यहाँ पास टैक्स एनालिसिस करके दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पास डिटेल्स है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको दिखेगा। जैसे कि कंप्यूटर में 9% यानी 18% कटा है, प्रिंटर में भी 9% है, CGST SGST 9% और CPU में 12% यानी 6% कटा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पास देख सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों GST की एंट्री कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं TDS क्या होता है। TDS का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स को एनेबल करके बता देता हूँ। सेटिंग्स यानी कि फीचर्स में आप जैसे जाएंगे F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पास आप जाएंगे स्टैचरी में ही जाएंगे, यहाँ पास TDS। जैसे हम GST को यस किए उसी तरीके से यहाँ पास दोस्तों TDS को भी आप यहाँ पास यस करेंगे और उसके बाद सेट अलर्ट डिटेल TDS डिटेल, इसे भी आप यहाँ पास यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पास आता है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पास देखिए 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसको आप डाल दीजिए। और ये मैं कॉपी करके यहाँ पास से इसको Ctrl+Alt+V जस्ट तीनों एक साथ कर देता हूँ। और यहाँ पास अकाउंट नंबर डालना है तो आप डाल दीजिए ये। और ये कंपनी है कि इंडिविजुअल है, खुद का है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ब्रांच डिवीज़न जैसे कि आपको जो भी है आपके यहाँ पर, जैसे में बिलासपुर है, बिलासपुर। और यहाँ पर सेट अलर्ट डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी किसी जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। तो यस कर दीजिए, जो भी है पर्सन का नाम है, जैसे अनिल कुमार।
डिजिग्नेशन क्या है, मैनेजर है, पैन नंबर उसका क्या है, जो भी उसका पैन नंबर है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। फ्लैट नंबर वो आप यहाँ पर डिटेल उसका डाल दीजिए, जो भी है यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिक है। और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट। उसी तरीके से यहाँ दोस्तों एक TCS यानी कि TDS की एक वीडियो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप TDS का उसमें ट्रांजेक्शन भी है, उसको स्टेप बाई स्टेप कैसे TDS को सॉल्व किया गया उसको भी मैं आपको यहाँ पर डालूँगा। और उसके बाद है TCS का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसको आपको सेंड कर दूंगा, डाल दूंगा। TCS भी यहाँ पर भी जैसे ही उसको भी TCS क्या होता है उसको भी आप यहाँ पास देख सकते हैं, है ना। यहाँ पास एक डिटेल है TCS का भी, वो भी कंपनी डिटेल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।